तो पहला हमने पढ़ा दिन की अवधि का फर्क पड़ता है। अब दूसरा पढ़ेंगे किरणों का आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण यानी कि लंबवत या तिरछा पड़ना, इसका भी फर्क पड़ता है सूर्य तप पर। अब ये कैसे फर्क पड़ता है, तो देखिए इसमें सिर्फ आपको एक बात याद रखनी है और फिर उसको समझना है। जिस स्थान पर लंबवत किरणें यानी 90 डिग्री पर लंबवत किरणें बराबर अधिक सूर्यतप, अधिक सूर्यतप यानी मोर, जितना भी 90 डिग्री की तरफ बढ़ते जाएंगे उतना जो है इंसोलेशन का जो इंटेंसिटी है, तीव्रता है, बढ़ती जाएगी। और तिरछी किरणें अगर जितनी तिरछी होती जाएंगी, तिरछी किरणें इसका मतलब है कम सूर्यतप, वहाँ पे इंसोलेशन आपको कम प्राप्त होगा। अब इसको देखें ये कैसे है। देखिए सूर्य की किरणें हर एक स्थान पर आपको पता है कि सीधी नहीं पड़ती हैं। पृथ्वी इस तरह से है, कुछ स्थानों पर जहाँ जिस सीध में सूर्य होता है, तो कर्क से लेकर मकर तक, आप पहले ही हमने आपको बता दिया कि सूर्य की लंबवत किरणें सिर्फ कर्क और मकर के बीच में ही होती हैं। पूरे वर्ष सूर्य इसी के बीच में रहता है, तो कभी इस स्थान पे कभी दूसरे स्थान पे लंबवत हो गई। लेकिन कर्क और मकर के ऊपर जाएंगे आप तो वहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी कभी नहीं पड़ती, वहाँ पर सूर्य की किरणें हमेशा तिरछी ही पड़ती हैं। तो कौन कौन सी लाइनें हैं, एक है कर्क, ये है कर्क और ये है मकर। इसके बीच में तो सूर्य की किरणें लंबवत आती हैं, किसी न किसी महीने में आती ही हैं। आपको हमने पूरा समझा दिया कि कर्क पे कब आती हैं, मकर पे कब आती हैं, विषुवत पे कब आती हैं। लेकिन इसके ऊपर के जो एरिया हैं, ये एरिया यानी कर्क के ऊपर और मकर के यहाँ नीचे, इन एरिया में सूर्य की किरणें कभी भी लंबवत आपने नहीं देखी। आपने पूरी सिचुएशन पिछले पॉइंट में समझ लिया। तो यहाँ पर इस एरिया में क्या है, इस एरिया में लंबवत किरणें मिलती हैं। लंबवत किरणें अलग अलग समय पे मिलती हैं, लेकिन मिलती जरूर हैं। लेकिन ये एरिया और ये एरिया, ये जो दो एरिया बने, यहाँ पर किरणें हमेशा तिरछी मिलती हैं। किरणें हमेशा तिरछी, कभी कम तिरछी कभी ज़्यादा तिरछी, लेकिन मिलती जरूर है तिरछी इस एरिया में। तो इसका फर्क ये पड़ता है कि जहाँ पे लंबवत किरणें मिलती हैं वहाँ पे अधिक सूर्यतप मिलता है, और जहाँ पर तिरछी किरणें मिलती हैं वहाँ पर सूर्यतप कम मिलता है। तो इससे जो गर्म क्षेत्र निकलेगा वो कर्क और मकर के बीच में ही निकलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सूर्यतप ज़्यादा मिल रहा है। और ठंडे क्षेत्र कहाँ पे निकलेंगे, वो कर्क से उत्तरी ध्रुव के बीच में और मकर से दक्षिणी ध्रुव के बीच का क्षेत्र जो है वो ठंडा निकलना चाहिए। तो ये कैसे होता है, ये तो एक याद करने वाली चीज़ हो गई कि ऐसा होता है। लेकिन ये तिरछा पड़ने से कम सूर्यतप कैसे हो जाता है, इसको ज़रा साइंस के उसमें समझ लें। देखिए अगर ये एक पृथ्वी का हम एक इधर का फेस समझ लें और सूर्य की किरण को भेजें, जरा सूर्य की कुछ किरणों को हम यहाँ पर लंबवत भेजते हैं। अगर कि सूर्य की किरणें लंबवत आ रही हैं, इस तरह से एक किरण और इस तरह से एक दूसरी किरण, ये अगर हम इतनी किरणों को ही मान लें तो ये कितने क्षेत्रफल को गर्म कर रहा है, ये इतने एरिया को गर्म कर रहा है। ये है इसका क्षेत्रफल, जिस एरिया में ये किरणें गिर रही हैं। तो अगर किरणें छोटे क्षेत्रफल पर हैं, सीधे उसी जगह फोकस है, तो उसको ज़्यादा गर्म करेंगी, यानी सूर्यतप अधिक प्राप्त होगा। अब इतनी ही किरणों को जरा यहाँ पे लाइए जहाँ पे तिरछी हों। तो अगर इतनी ही किरणों को आप यहाँ पे फोकस करें आकर के तिरछा, इस तरह से आई ये किरणें, ये और इतनी ही दूरी पे बनाएं लगभग, और देखें परिणाम क्या निकलता है। परिणाम ये निकलता है कि ये यहाँ तक आ गई,
ये। अब देखिए किरणें उतनी ही हैं, जितना हमने यहाँ पर एरिया लिया था उतना ही एरिया हमने यहाँ पर लिया है, लेकिन परिणाम क्या निकला? अब ये जो एरिया यहाँ पे मिला इसको, ये एरिया यहाँ पर इसको ज़्यादा मिला गर्म करने के लिए। यानी कि जब सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं जा करके, तो वो ज़्यादा क्षेत्रफल पर गिरती हैं जा करके, और जब ज़्यादा क्षेत्रफल पर उतनी ही किरणों में विकिरण तो उतना ही है। जब हमने समान किरणें ली हैं, यहाँ पर भी उतनी ही, यहाँ पर ही उतनी, समान क्षेत्रफल की, तो ये कम क्षेत्रफल पर जाके गिर रही हैं। तो अगर ये 100 एनर्जी लेकर के आई हैं तो इतने को ही गर्म करना है, और यहाँ पर भी ये 100 एनर्जी लेके आई, लेकिन यहाँ पर बंटवारा करने वाला एरिया ज़्यादा हो गया, इस वजह से उसको कम कम सूर्य तप प्राप्त होगा। तो यही कारण है कि जिस स्थान पर सूर्य की किरणें तिरछा गिरती हैं तो वो ज़्यादा क्षेत्रफल पर फैल जाती हैं, और ज़्यादा क्षेत्रफल होने की वजह से सूर्य तप कम मात्रा में प्राप्त होता है। और जब सूर्य की किरणें लंबवत गिरती हैं तो वो कम क्षेत्रफल पर ही अपनी पूरी एनर्जी छोड़ती हैं, जिससे वहाँ पर सूर्य तप ज़्यादा प्राप्त होता है। अब एक चीज़ इसमें और आ जाती है, यानी यहाँ पर आपका ज़्यादा क्षेत्रफल आ गया, यहाँ पे कम क्षेत्रफल पर हैं क्षेत्रफल, ये हैं तिरछा किरणें और ये हैं लंबवत किरणें, लंबवत। अब देखिए अगर हम यहां पर एक ऐसे लाइन ड्रा करें तो आप देखें, बताएं कि किन किरणों को ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ रही है, जो ध्रुव के पास जा रही हैं या जो विषुवत पे हैं। जो ध्रुव के पास जा रही हैं उनको इतनी दूरी ज़्यादा तय करनी पड़ रही है पृथ्वी की गोलाई होने की वजह से। तो जब वायुमंडल में ज़्यादा दूर तक किरण चलेगी तो अभी आप देखोगे कि वायुमंडल का भी फर्क पड़ता है। यहाँ बादल हो सकते हैं, यहाँ पे धूल हो सकती है, यहाँ होगी, यहाँ भी, लेकिन इसको और ज़्यादा दूर तक लड़ाई करनी है धूल से, और ज़्यादा दूर तक बादलों से निपटना है। तो जब ज़्यादा बीच में बाधाएं रहेंगी तो इंटेंसिटी कम हो जाएगी, यानी उसकी ऊर्जा खपत हो जाएगी बीच में ज़्यादा मात्रा में, तो वहाँ पर ऊर्जा पहुँचेगी भी कम। तो इन दोनों वजह से किरणों का आपतन कोण भी जो है वो सूर्य तप को प्रभावित कर देता है। तो दो चीज़ों को आपने देखा कि किस प्रकार से दिन और रात की अवधि और किरणों का तिरछा या लंबवत गिरना, इन दोनों चीज़ों से सूर्य तप की मात्रा में परिवर्तन होता है। तो अब इस पॉइंट से परिणाम क्या निकलेगा कि सूर्य तप सर्वाधिक कहाँ प्राप्त होगा। तो अब देखें कि सूर्य तप सर्वाधिक कहाँ प्राप्त हो रहा है, फिर हम अन्य बातों पर बात करेंगे। देखिए सर्वाधिक सूर्य तप कहाँ प्राप्त होगा, इन दोनों ही पॉइंटों से क्या निकल के आया है कि सर्वाधिक सूर्य तप कहाँ मिलेगा, आपको मिलेगा कर्क रेखा से, यानी कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य, मकर रेखा के मध्य यहाँ पे सर्वाधिक मिलेगा। मध्यम सूर्य तप कहाँ मिलेगा, यानी मीडियम सूर्य तप कहाँ मिलेगा, तो कर्क से लेकर के, कर्क से आर्कटिक वृत्त, ऊपर में आर्कटिक वृत्त तक, और मकर से अंटार्कटिक वृत्त तक। अब इसको चित्र में भी बना के समझाएंगे आपको तो समझ में आ जाएगा। मकर से अंटार्कटिक वृत्त तक एक ये मिलेगा। और न्यूनतम सूर्य तप यानी सबसे कम कहाँ मिलेगा, न्यूनतम सूर्य तप कहाँ पे प्राप्त हो रहा है, सूर्य तप आपको मिलेगा ऊपर अंटार्कटिक, आर्कटिक, ऊपर वाला आर्कटिक वृत्त है, आर्कटिक से उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, और अंटार्कटिक, अंटार्कटिक वृत्त से दक्षिणी ध्रुव तक। अब ये सब कुछ आपको रटने वाला लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत इजी है। ये 2.1 में है, ये 2.1 में है। अब इसको एक डायग्राम से, ये आप नोट कर लीजिए, इसको डायग्राम से समझा देंगे आपको, बिल्कुल इजी समझ में आ जाएगा। इसको नोट कर लिया आपने। देखिए अब हम एक डायग्राम बनाएंगे। ये हम बना दिए पृथ्वी,
अब हम सीधी लाइनें बना करके समझेंगे। ये हो गया आपका 0 डिग्री, 0 डिग्री, इक्वेटर, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, जो भी आप नाम दीजिए इसको, भूमध्य रेखा। अब आइए जरा समझते हैं कि इन दो बिंदुओं में हमने जो भी पढ़ा है उसका परिणाम क्या हुआ। एक ही चित्र में परिणाम निकल के आ जाएगा। पहले दिन की अवधि वाले सूर्य और पृथ्वी की सापेक्षिक स्थितियों के विषय में हमने पढ़ा कि सूर्य कर्क रेखा तक आता है लंबवत, इस सामने तक, और इसके बाद में सूर्य वापस पुनः जो है मकर तक आता है, मकर से पुनः कर्क पे, कर्क से पुनः मकर पे, यानी इस एरिया में ही सूर्य की लंबवत किरणें प्राप्त होती हैं, कर्क से मकर रेखा के बीच में। इसके ऊपर और इसके नीचे सूर्य की लंबवत किरणें कभी भी नहीं प्राप्त होती हैं। और दूसरे वाले पॉइंट में हमने पढ़ा है कि जहाँ पर लंबवत किरणें होती हैं सबसे ज़्यादा इंसोलेशन वहीं पर होता है। देखिए, दोनों ही पॉइंट को जब आप मिलाओगे तभी रिजल्ट निकल के आएगा। पहले वाले पॉइंट में आपने समझा था कि सूर्य कहाँ से कहाँ तक लंबवत पड़ता है, तो कर्क से मकर तक ही उसकी लंबवत किरणें आती हैं, इसके बाद में हमेशा तिरछा जाएंगी। और फिर हमने दूसरे पॉइंट में पढ़ा कि जहाँ लंबवत है वहाँ सूर्य तब ज़्यादा मिलेगा, उसका कारण भी हमने समझा। तो इसका मतलब है कर्क से लेके मकर रेखा के बीच का जो एरिया है, जितने भी कंट्री इस बीच वाले एरिया में आते हैं, आधा भारत भी आएगा, कर्क रेखा के नीचे वाला गुजरात, कर्क रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है उसके नीचे का एरिया, भारत यहाँ पर है, भारत आपका यहाँ पे है। इस तरह से आप भारत अगर देखोगे इस तरह से भारत आएगा, तो इतना भारत भी आ रहा है इसी के अंदर, ऊपर वाला इसमें आ रहा है। तो ये जो एरिया है जो सबसे ज़्यादा गर्मी प्राप्त कर रहा है, सूर्य तप प्राप्त कर रहा है, ये एक बेल्ट बन जाती है ताप की, और इसको कहते हैं, ये जो ब्लू से हमने बनाया ये है आपका उष्ण कटिबंध। ये क्या है? उष्ण कटिबंध, या इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल बेल्ट, ट्रॉपिकल बेल्ट पेटी, यानी ये सबसे गर्म पेटी है। देखो, कटिबंध का मतलब होता है कमर पे बांधने वाला एक बेल्ट, पट्टा, बंधन, यानी एक पेटी है, क्योंकि ये लपेटी गई पृथ्वी पे चारों तरफ से लिपटी हुई है ना, तो इसीलिए इसको कटिबंध बोलते हैं। कमर पे बांधने वाला पट्टा होता है कटिबंध। तो अगर आप ऐसे देख रहे हो पट्टा, ये पूरा लपेट के लाओगे पृथ्वी पे, गेंद पे जैसे लपेट दोगे तो ये हो जाएगा उष्ण कटिबंध। और उष्ण का मतलब होता है गर्म। जब भी उष्ण शब्द या ट्रॉपिक शब्द, ट्रॉपिकल शब्द आप लिखा देखेंगे भूगोल में, तो उसका मतलब होता है गर्म। तो उष्ण कटिबंध का मतलब है कि ये क्षेत्र सबसे ज़्यादा गर्म है। और अगर आपसे कहीं लिखा मिले कि इस देश की जलवायु उष्ण कटिबंधीय है, इसका मतलब यह है कि वो गर्म जलवायु है। कैसी जलवायु? जो उष्ण कटिबंध में पाई जाएगी वही उष्ण कटिबंधी हो जाएगी। अब देखिए, इसके बाद में सूर्य की किरणें तिरछा हैं, तो जैसे जैसे ऊपर आप बढ़ते जाओगे तिरछापन बढ़ता चला जाएगा, तो ऊपर ठंडक बढ़ती चली जाएगी। तो एक एरिया कर्क रेखा से आर्कटिक वृत्त के बीच का निकल के आता है, जो कुछ ठंडा भी है कुछ गर्म भी है, यानी मिश्रित है। ये ना तो बहुत ज़्यादा ठंडा है और ना ही बहुत ज़्यादा गर्म है। देखिए, भारत इसमें आता ज़रूर है, लेकिन भारत के यहाँ पर कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जिसकी वजह से भारत टोटल इसी में आ जाएगा, क्योंकि हिमालय वगैरह है जो उधर के प्रभाव को रोकेंगे। वो अभी आप इस धोखे में न रहिएगा कि आधा भारत ऊपर है तो भारत में जलवायु बदल गई, आधे भारत की दूसरी आधे भारत की दूसरी, ऐसा नहीं है। भारत की जलवायु में कुछ विशेषताएं हैं, पहले ही हमने आपको बताया, उसके लिए कुछ फैक्टर्स हैं, अभी बहुत सी चीज़ें आएंगी जिससे निर्धारण होगा। तो अभी हम यहाँ पे जलवायु की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आपको एक बेसिक चीज़ समझा रहे हैं। तो एक ये एरिया और बिल्कुल सेम एरिया इधर भी आधा बन रहा है जो मकर से अंटार्कटिक के बीच में है, इसमें भी सूर्य की किरणें तिरछा आ रही हैं। इस वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं है और बहुत ज़्यादा ठंडक भी नहीं है, क्योंकि सूर्य यहाँ तक आते हैं सूर्य महोदय ना, तो यहाँ पर गर्मी तो देंगे ही, तो कुछ गर्म भी है कुछ ठंडा भी है, क्योंकि यहाँ नहीं पहुँचता है। तो ये कहलाता है उपोष्ण या सब ट्रॉपिकल
या टेम्परेट, तो ये एरिया है आपका टेम्परेट, या इसको बोलते हैं उपोष्ण, उपोष्ण कटिबंध, यानी ये वाली बेल्टी जो है, पेटी जो है वो उपोष्ण है, यानी ना तो ज़्यादा गर्म है और ना ज़्यादा ठंडी है, इसको टेम्परेट बोलते हैं, टेम्परेट ये वाली। और ऐसे ही इधर भी एक टेम्परेट निकली, टेम्परेट बेल्ट निकलेगी। अब इसके बाद का जो एरिया है जो ध्रुव के निकट है, यहां पर तो सूर्य की किरणें सबसे ज़्यादा तिरछा पहुंचेंगी और 6-6 महीने तक तो यहां पे अंधेरा ही रहेगा। बिल्कुल पोल की अगर बात करें तो 6 महीने तक रात, 6 महीने तक दिन। इस वजह से ये एरिया सबसे ज़्यादा ठंडा होगा, जमा रहेगा। इसीलिए आप देखते हो उत्तरी ध्रुव पे, दक्षिणी ध्रुव पे हमेशा वर्ष भर बर्फ जमी रहती है। तो ये वाला एरिया जो है वो है शीत कटिबंध, शीत यानी कोल्ड है, ये कोल्ड यानी इसको जमा हुआ क्षेत्र। अभी देखिए इसमें और भी वर्गीकरण है, वो सब आगे की बातें हैं। जो बेसिक वर्गीकरण है इसको आप देख रहे हैं। तो इधर भी निकला एक शीत जमा हुआ यानी कोल्ड, कोल्ड, और ये भी कोल्ड एरिया निकला, ये एरिया है। कोल्ड मतलब बहुत ठंडा होता है, कोल होता है, कूल होता है और कोल्ड होता है। फिर वार्म होता है यानी गुनगुना गर्म, और फिर हॉट होता है यानी बहुत गर्म। देखिए ये टेम्परेचर में अलग अलग शब्द आपको मिलेंगे, जैसे कि कहीं पे कहा जाता है कोल्ड, कोल्ड का मतलब होता है बहुत ठंडा, बहुत ठंडा। और एक होता है कूल, कूल का मतलब बहुत ज़्यादा जमा हुआ नहीं, कूल है, ठंडा है। और फिर होता है वार्म, वार्म का मतलब है कि बहुत ज़्यादा धधकता हुआ नहीं है लेकिन गुनगुना है, गर्म है। और फिर जब ज़्यादा होगा तो उसको बोलते हैं हॉट, बहुत ज़्यादा गर्म है। तो ये ठंडे की तरफ बढ़ते हुए और ये इधर गर्म की तरफ बढ़ते हुए ये क्रम होता है। और भी बीच के आते हैं कुछ, लेकिन ये मेन है। जैसे कि आप जो ड्रिंक पीते हैं उसको क्या कहते हैं, कूल ड्रिंक या कोल्ड ड्रिंक, वो बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, उसको कोल्ड ड्रिंक बोलते हैं। कूल, कूल का मतलब है कोई ऐसी चीज़ ना हो जो जमा दे। तो आप ठंडी हवा अगर खाना चाहते हैं एसी की या कूलर की, तो उसको कूल शब्द वहाँ प्रयोग करते हैं, यानी ठंडा भी है लेकिन जमा नहीं है। वार्म, वार्म का मतलब है गुनगुना है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है गर्म कि वो बिल्कुल जल रहा हो, धधक रहा हो। और हॉट का मतलब है कि बहुत ज़्यादा गर्म है, बहुत ही ज़्यादा गर्म है, तो उसको हॉट कहते हैं। तो यहाँ पर कोल्ड है यानी ये जमा हुआ है, ये कूल नहीं है, ये कोल्ड है। और यहाँ पर जो है वो गर्म है। यहाँ कुछ रेगिस्तान होंगे जो हॉट डेजर्ट आएंगे यानी बहुत गर्म क्षेत्र होंगे। तो इस तरह से ये सिचुएशन बनेगी। तो ये 2 पॉइंट से ये निकल के आया। और ये ताप की पेटियाँ हैं, ये ताप की पेटियाँ हैं यानी अलग अलग प्रकार के तापमान की बेल्ट हैं। ये टेम्परेट है, ये ट्रॉपिकल है, ये कोल्ड है। तो इस तरह से आपने देखा कि पृथ्वी पर इन 2 चीज़ों से सूर्य तप कैसे डिसाइड होता है। अब अगली चीज़ देखें, इसको आपने बना लिया। तीसरी चीज़ कौन सी सूर्य तप पे फर्क डालेगी उसको देखें। हमने आपको पहले ही शुरुआत में बताया कि सूर्य की किरणें अलग अलग स्थानों पर अलग अलग मात्रा में गिरती हैं, अलग अलग समयावधि के लिए गिरती हैं। उन दोनों पॉइंट को आपने डिस्कस किया। अब देखिए सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी भी घटती बढ़ती रहती है। इन सिचुएशन तो रहेंगे ही, इसके अतिरिक्त भी सिचुएशन आ गई कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी ये भी घटती बढ़ती रहती है। तो इसका भी फर्क पड़ेगा। कैसे फर्क पड़ेगा? सूर्य और पृथ्वी के मध्य दूरी, क्या इसका भी कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। आप हीटर जला के रखिए और बिल्कुल निकट में बैठ के उसमें हाथ सेकिए तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और फिर आप थोड़ा सा दूर चले जाइए, वहाँ से हाथ सेकिए, तो क्या उतनी ही एनर्जी या हीट
आपको मिलेगी, क्या विकिरण उसी मात्रा में प्राप्त होगा जितना कि आप निकट में थे और फिर आप दूर चले गए, अंतर आ जाएगा। तो हीटर मान लीजिए सूर्य है और पृथ्वी आपके हाथ है, तो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी बढ़ जाएगी तो उस समय इंसोलेशन घट जाएगा, और जब दूरी कम हो जाएगी तो इंसोलेशन की मात्रा बढ़ जाएगी, और ये 6.6% का उतार चढ़ाव होता है। देखिए समझें इसको ज़रा। दो सिचुएशन हमने बताई, वो क्या है? सूर्य और पृथ्वी के मध्य दूरी, ये सन है। तो इसमें देखिए कैपलर का नाम आपने सुना होगा। कैपलर के ग्रहों की गति से संबंधित कुछ नियम है, जिसमें बताया गया था कि जो ग्रह होते हैं वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर तो लगाते हैं, लेकिन वो वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर नहीं लगाते हैं, वो दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। जैसे कि ये एक सूर्य है और इस तरह से एक इसके चारों तरफ वृत्ताकार कक्षा हो, यहाँ पृथ्वी चक्कर लगाए तो ये वृत्ताकार कक्षा हुई। लेकिन नियम ये कहता है कि कक्षा वृत्ताकार नहीं है, कक्षा जो है वो दीर्घ वृत्ताकार है, यानी इस तरह से चपटी हुई है, बिल्कुल गोल नहीं है, दीर्घ वृत्त है, लंबा वृत्त है। और एक शर्त यह भी कह दी गई कि सूर्य इस वृत्त के बीच में भी नहीं है, वो एक तरफ किनारे है, एक तरफ को ज़्यादा किनारे है और एक तरफ ज़्यादा जगह है। ये नियम कहता है, केपलर के ग्रहों की गति का नियम ये है कि ग्रह जो होते हैं वो सूर्य के चारों तरफ दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। और दूसरी बात एक ये भी बताई उन्होंने, हालांकि और भी बहुत सी बातें बताई, लेकिन हर एक बात मत जानो। दूसरी बात ये बताई कि सूर्य जो है इस वृत्त के यानी दीर्घ वृत्त के बिल्कुल केंद्र में न होकर के एक तरफ फोकस पे होता है। अब इसका फर्क पड़ जाएगा। इसका फर्क ये पड़ेगा कि अगर ये सिचुएशन रहती तो चाहे जहाँ पे पृथ्वी होती चक्कर लगाती तो हर जगह पर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी बराबर रहती। लेकिन इस सिचुएशन में क्या होगा, जब पृथ्वी यहाँ होगी तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी ज़्यादा हो जाएगी, और जब पृथ्वी यहाँ पे होगी तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कम हो जाएगी। इसका ये परिणाम निकलेगा। ये बहुत ज़्यादा अंतर बना दिया मैंने समझाने के लिए। इतना अंतर नहीं होता है, थोड़ा अंतर होता है, लेकिन अंतर होता है। तो इस सिचुएशन की वजह से क्या होगा, सूर्य और पृथ्वी के मध्य की दूरी वर्ष में एक बार, वर्ष में ही एक बार, क्यों? क्योंकि ये पूरा चक्कर एक साल में पूरा होगा, तो एक बार पृथ्वी यहाँ पे होगी तो एक बार पृथ्वी यहाँ पर भी होगी। तो वर्ष में एक बार ऐसा आएगा दिन जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होगी, और एक बार ऐसा दिन आएगा जब सूर्य जो है वो पृथ्वी के निकटतम होगा। तो ये दोनों ही स्थितियाँ, इनको नाम दिए गए हैं, इनकी डेट है। और इस स्थिति में जब पृथ्वी यहाँ होगी तो सूर्य तप कम प्राप्त करेगी, और जब निकट में होगी तो सूर्य तप अधिक प्राप्त करेगी। तो इसको चलिए समझ लेते हैं। तो पहला पॉइंट तो आप ये जाने कि सूर्य और पृथ्वी के मध्य दूरी कितनी है। सूर्य और पृथ्वी के मध्य दूरी तो यह है लगभग 15 करोड़ किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर लगभग। अब जब पृथ्वी सूर्य के निकट होती है तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? इस स्थिति को कहते हैं उपसौर। इसको कहते हैं उपसौर। उपसौर। तो एक चीज निकल के आई, दो चीजें हैं। पहली है उपसौर। उपसौर को कहते हैं पेरिहीलियन। पेरिहीलियन। इसमें क्या होता है, न्यूनतम दूरी, न्यूनतम यानी जितनी कम से कम हो सकती है न्यूनतम दूरी, और यह हो जाती है 14.70 करोड़। अब देखिए 15 करोड़ से कम हो गई, 14.70 करोड़ किलोमीटर लगभग। लगभग कोई फीता लेके नहीं बैठा है, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है ये, कुछ थोड़ा अंतर भी हो सकता है। लगभग यानी कि आपको सिर्फ ये दर्शाना है कि 15 करोड़ से कम हो गया, तो दूरी कम हो गई। तो इस स्थिति में क्या होगा, उपसौर की स्थिति में क्या होगा? तो पहली चीज आपने ये जान लिया कि उपसौर क्या है, पेरिहीलियन क्या है।
पेरिहीलियन का मतलब है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी न्यूनतम है। कितनी है? 14.70 करोड़ किलोमीटर। और इसका फर्क ये पड़ेगा कि पृथ्वी पर अधिक सूर्यतप प्राप्त होगा। पृथ्वी पर अधिक सूर्यतप प्राप्त होगा, मिलेगा, सूर्यतप अधिक मिलेगा। अब ये कब होता है? ये होता है, उपसौर की स्थिति होती है जनवरी के महीने में, और ये होती है 3 जनवरी को। 3 जनवरी इसकी डेट है। अब यहाँ पर एक चीज़ कंफ्यूज होगी कि 3 जनवरी को अधिक सूर्यतप, यानी जनवरी के महीने में अधिक सूर्यतप प्राप्त हो रहा है, और हमारे वहाँ तो जनवरी के महीने में ठंडक हो रही है। और अब तो हमारी और आपके विचारधारा में अंतर हो गया। हमने अभी पीछे आपको पढ़ाया कि जब सूर्यतप अधिक मिलेगा तो गर्मी होगी, लेकिन यहाँ पर तो जनवरी में सूर्यतप अधिक मिल रहा है, लेकिन जनवरी में भारत में ठंडक हो रही है। तो ऐसा क्यों हो गया? यही प्रश्न बन जाता है आपसे कि उपसौर की स्थिति में भारत में गर्मी होगी या ठंडक होगी। तो उपसौर में आपको लग रहा होगा कि गर्मी होनी चाहिए, लेकिन ठंडक होती है, क्योंकि यहाँ पर यह फैक्टर उतना ज़्यादा फर्क नहीं डाल पाता है जितना ज़्यादा हमने जो पहले पढ़ा था कि सूर्य की स्थिति मकर पे है। इस वजह से भारत में ठंडक का महीना है दिसंबर में, जनवरी में, क्योंकि वो सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में है, उसका ज़्यादा फर्क पड़ता है, इसका उतना फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है 6% का, लेकिन वहाँ पे बहुत फर्क पड़ जाता है। तो इस वजह से सूर्यतप अधिक मिलने के बावजूद भी, सूर्यतप जनवरी में हमको ज़्यादा मिल रहा है, फिर भी भारत में गर्मी ही है, ये ठंडक ही है, क्योंकि जनवरी में सूर्य हमारे कर्क रेखा की तरफ नहीं है। तो यहीं पे आप नोट लिख लें, नोट कि जनवरी में भारत में शीत ऋतु होती है, शीत ऋतु, क्योंकि सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में होता है, दक्षिणी गोलार्ध में होता है, ताकि आपको ये चीज़ कंफ्यूज ना करे। और यही आपको एक अच्छा पॉइंट भी है, क्योंकि इसी से आप याद रखिए हमेशा कि सूर्य जब हमारे यहाँ ठंडक होती है उसी समय सूर्य निकट भी होता है, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये याद करने का बहाना भी हो जाएगा, जस्ट उल्टा स्थिति है। अब एक स्थिति ये बनी, ये डेट 3 जनवरी को है, 3 जनवरी। अब ये है 4 जुलाई, 4 जुलाई, और इसको कहते हैं अपसौर, अपसौर यानी एपहीलियन। तो ये पेरिहीलियन बना था और दूसरी सिचुएशन बन गई अपहीलियन। देखिए दूसरी स्थिति जो बन के आई वो है अपसौर, अपसौर यानी एपहीलियन। अपसौर ये सिचुएशन क्या कहती है कि अधिकतम दूरी होगी, अधिकतम दूरी कितनी हो जाती है? 15.20 किलोमीटर लगभग, तभी एवरेज जो है वो 15 करोड़ निकल के आता है। तो एपहीलियन यानी एपीहीलियन, एपीहीलियन जो है अपसौर है। अपसौर में क्या होता है? अपसौर के समय सूर्यतप अधिक मिलेगा या कम मिलेगा? जब दूर चली गई पृथ्वी तो सूर्यतप कम प्राप्त होगा। तो ये सिचुएशन होती है 4 जुलाई को, 4 जुलाई, और इसमें क्या होता है? सूर्यतप कम प्राप्त होगा, प्राप्त होगा। और जुलाई के महीने में भारत में गर्मी हो रही है, जबकि सूर्यतप कम प्राप्त हो रहा है, फिर भी गर्मी हो रही है। क्यों? क्योंकि जुलाई के महीने में सूर्य महोदय कर्क रेखा की तरफ है, यानी उत्तरी गोलार्ध में है। जून में तो बिल्कुल कर्क पे हैं और जुलाई में भी कर्क के पास में ही हैं, हालांकि वापस जा रहे हैं, फिर भी जुलाई में जो है सूर्यतप कम प्राप्त होने के बावजूद भी
भारत में गर्मी हो रही है क्योंकि भारत की तरफ ही सूर्य आ गया है। तो ये सिचुएशन आप याद रखेंगे। और अगर कहीं इस समय ये दूरी कम होती तो और ज़्यादा गर्मी होती फिर। तो ये 4 जुलाई सूर्य तप कम प्राप्त होता है। तो इस तरह से सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी का भी फर्क जो है सूर्य तप की जो मात्रा है, इंटेंसिटी है, तीव्रता है, उस पर पड़ता है। उपसौर आप याद रखेंगे, छोटी दूरी यानी उप, जो छोटा अधिकारी होता है वो उप होता है। जैसे जिला अधिकारी बड़ा होता है और उप जिला अधिकारी छोटा होता है। तो उप शब्द का मतलब होता है छोटा। तो छोटा, छोटी तारीख 3, और बड़ा यानी अप होता है। अप माने ऊपर होता है, तो अप यानी बड़ा। तो अपसौर जो है वो बड़ी दूरी है, और बड़ी दूरी है तो बड़ी वाली तारीख यानी 3 से बड़ा है 4। इस तरह से थोड़ा सा ट्रिक से याद रखेंगे आप। तो ये 3 पॉइंट हो गए। इन 3 पॉइंट से आपने देखा कि किस प्रकार से सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो स्थितियां हैं उनकी वजह से पृथ्वी पर हर एक स्थान पर दिन की लंबाई अलग अलग होती है। इस वजह से अलग अलग सूर्य तप प्राप्त होता है। दूसरा आपने देखा कि सूर्य की किरणें कुछ स्थानों पर लंबवत गिरती हैं, कुछ स्थानों पर तिरछा गिरती हैं। तो जिन स्थानों पर लंबवत किरणें गिरती हैं वहाँ पे तापमान अधिक प्राप्त होता है, सूर्य तप अधिक प्राप्त होता है, और जहाँ तिरछी गिरती हैं वहाँ पे सूर्य तप कम होता है। तीसरा आपने देखा कि सूर्य और पृथ्वी के मध्य की दूरी वर्ष में एक बार अधिक और एक बार कम होती है, और इससे भी सूर्य तप की मात्रा में परिवर्तन होता है। तो ये 3 फैक्टर आपने देखा। और इसके बाद में सूर्य के उत्पादन से संबंधित एक फैक्ट है, उसको भी आप देख लें। बस ये चैप्टर का एक भाग पूरा हो जाएगा और फिर हम दूसरे सेक्शन में अगले चैप्टर में बात करेंगे। तो एक पॉइंट और है जो आप समझें। 4th पॉइंट है सौर कलंक। सौर कलंक, सौर कलंक से कैसे फर्क पड़ता है सूर्य तप पे? तो हमने आपको बताया था कि सूर्य के फोटोस्फीयर में, सूर्य का जो फोटोस्फीयर है, ये फोटोस्फीयर है सूर्य का, यहाँ पर सौर कलंक होते हैं। इस फोटोस्फीयर में सौर कलंक होते हैं। ये 40 डिग्री इधर और 40 डिग्री इधर के मध्य में ही होते हैं। कभी क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, यानी कि इतने में ही सौर कलंक पाए जाएंगे, ध्रुव की तरफ नहीं होंगे। इसमें भी पोल है ना, तो पोल की तरफ नहीं, 40 डिग्री तक ही पाए जाते हैं। इसीलिए सूर्य का जो ये 40 नॉर्थ से लेके 40 साउथ वाला एरिया है, यही ज़्यादा रेडिएशन भी निकालता है। तो ये जो सौर कलंक हैं, सौर कलंक, सन स्पॉट, सन स्पॉट, सौर धब्बा, ये हमने बताया था आपको कि ये ठंडे क्षेत्र होते हैं। फोटोस्फीयर का तापमान कितना होता है? 40 डिग्री। ये टेम्परेचर मत समझ लीजिएगा, ये 40 डिग्री अक्षांश है, अक्षांश। कहीं इसको आप टेम्परेचर समझ लें कि सूर्य को तो हम हाथ में खेलने लगेंगे 40 डिग्री सेंटीग्रेड, तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं, 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान अपने यहाँ गर्मी में होता है, इससे ऊपर तो सूर्य को तो आप खेलने लगोगे। ये 40 डिग्री अक्षांश की बात हमने की। हमने आपको बताया कि सौर कलंक क्या होता है, सन स्पॉट क्या होता है। सन स्पॉट ठंडे क्षेत्र होते हैं। ठंडे क्षेत्र का मतलब ये है कि अन्य जगह से ठंडे हैं। ऐसा नहीं कि आप वहाँ पे जाके पिकनिक मनाने लगें, सोचे कि यहाँ तो ठंडा ठंडा कूल कूल मौसम है। देखिए यहाँ पर फोटोस्फीयर में जो टेम्परेचर है वो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। कोर में तो मिलियन में है, लाखों डिग्री सेंटीग्रेड है। और ये जो सौर कलंक है, सौर कलंक में जो टेम्परेचर है वो 4500 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी 1500 डिग्री सेंटीग्रेड कम है लगभग सौर कलंक में। तो ये ठंडे क्षेत्र हैं। सौर कलंक उस समय बनते हैं जब सूर्य में एनर्जी का उत्पादन ज़्यादा हो रहा होता है। सूर्य वाले चैप्टर में आप इसको पढ़ेंगे। आप यहाँ पे सिर्फ एक बेसिक फैक्ट को ये समझ ले कि सूर्य में सौर कलंक की संख्या घटती बढ़ती रहती है और ये चक्र 11 वर्ष का होता है।
देखिए यहाँ जो इसका भूमध्य है, सूर्य का भूमध्य नहीं कहेंगे, सौर मध्य कह लीजिए, यानी सूर्य का जो व्यास है, इक्वेटर है, वहाँ से सौर कलंक बनना शुरू होते हैं और धीरे धीरे ये इधर 40 डिग्री तक बनते चले जाते हैं और फिर वापस बनते हुए बिगड़ते हुए वापस आते हैं। इसमें 5.5 वर्ष का समय लगता है। एक बार 5.5 वर्ष इधर जाते हैं बनते हुए और फिर 5.5 वर्ष इधर वापस आते हैं, तो गुणे 2 हो गया, यानी बराबर 11 वर्ष में सौर कलंक का एक चक्र पूरा होता है। इसको सौर कलंक का चक्र बोलते हैं। और फिर 11 वर्ष इधर भी इसी तरीके से, तो 11 वर्ष का सौर कलंक का चक्र होता है। इसमें पूरे ज़्यादा मात्रा में बन जाते हैं। तो एक समय ऐसा होता है जब सूर्य कलंक की संख्या न्यूनतम होती है और एक समय ऐसा होता है जब सौर के कलंकों की संख्या अधिकतम होती है। तो जिस समय सौर कलंक अधिकतम होते हैं उस समय रेडिएशन ज़्यादा होता है और जिस समय सौर कलंक कम होते हैं उस समय रेडिएशन कम होता है। आपको लग रहा होगा कि ये ठंडे क्षेत्र हैं, तो अगर ठंडे क्षेत्र ज़्यादा होंगे तो रेडिएशन कम होना चाहिए, ऐसा नहीं है। सूर्य के चैप्टर को आप पढ़िएगा। सौर कलंक बनता ही तब है जब उत्पादन एनर्जी का ज़्यादा होता है, क्योंकि जब कहीं से एनर्जी का बहुत तेज़ी से विस्फोट होता है, यानी बहुत ज़्यादा एनर्जी बनती है, बम की तरह दगता, बिल्कुल परमाणु बम की तरह विस्फोट होता है, फिर वो बहुत तेज़ी से बाहर फेंकी जाती है गैसें, और फिर वो एनर्जी तो चली गई, उसके बाद में वो गैसें ठंडी होकर के, क्योंकि वो पृथ्वी पे थोड़ी ना आ जाएंगी, वो ठंडी होकर वापस वहीं फिर गिर जाएंगी, और फिर चूँकि ठंडी होकर गिरी है एनर्जी तो बाहर चली गई, इस वजह से यहाँ पर एक काला धब्बा बन जाएगा, यानी यही सौर कलंक है। तो सौर कलंक है तो ठंडा क्षेत्र, लेकिन वो ये प्रदर्शित कर रहा है कि इस स्थान पर से बहुत ज़्यादा एनर्जी बाहर निकल गई है, इसीलिए ये स्थान ठंडा हो गया है। इसका मतलब है जितने ऐसे सौर कलंक होंगे उतनी ज़्यादा एनर्जी निकली है। क्योंकि एक कहावत सुनी होगी आपने कि खंडहर बता रहे हैं कि इमारत बुलंद थी। ये सौर कलंक बता रहे हैं कि इस स्थान से बहुत ज़्यादा एनर्जी बाहर फेंकी गई है, इसी वजह से यहाँ पर कुछ समय के लिए ठंडा हो गया है 1500 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जितने ज़्यादा सौर कलंक उतना ज़्यादा रेडिएशन, और जितने कम सौर कलंक उतना कम रेडिएशन। बस इतना ही आपको समझना था इस चीज़ को। तो सौर कलंक का क्या फ़र्क पड़ता है? अधिक सौर कलंक, बाकी जितना कुछ है आप सूर्य के चैप्टर में पढ़ लीजिएगा। अधिक सौर कलंक का मतलब है अधिक सूर्यातप, और कम सौर कलंक, कम सन स्पॉट जो है का मतलब है कम सूर्यातप। जबकि अगर आप उस तरह से लॉजिक से सोचोगे कि अधिक सौर कलंक का मतलब है अधिक ठंडे क्षेत्र, तो इसका मतलब सूर्य ठंडा हो गया, ऐसा नहीं है। कम सौर कलंक का मतलब है कम सूर्यातप। तो ये 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट थे आपके, इसको आपने समझा और जाना। अब इसके बाद में सूर्यातप को वायुमंडल की बहुत सी दशाएं भी प्रभावित करती हैं, उसको हम अलग चैप्टर में पढ़ेंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा इससे अलग हटके चैप्टर है। उसमें हम पढ़ेंगे कि सूर्यातप पे वायुमंडल का प्रभाव, यानी कि ये तो सब कुछ सूर्य और पृथ्वी की स्थितियों की वजह से हो रहा है। अभी इसमें पृथ्वी के ऊपर जो बादल हैं, धूल है, धुआं है, और यहाँ वनस्पति लगी हुई है, कहीं पानी भरा हुआ है, कहीं बर्फ़ जमी हुई है, कहीं पे पर्वत है, कहीं पे पठार है, कहीं पे रेगिस्तान है, इनका भी फर्क पड़ता है। तो अब पृथ्वी के निकट की जो चीज़ें हैं वो भी सूर्यातप को प्रभावित करती हैं। वो किस प्रकार से प्रभावित करती हैं उसको हम अलग चैप्टर में पढ़ेंगे कि सूर्यातप पर वायुमंडल का क्या प्रभाव पड़ता है। तो इस क्लास में हमने इतना कुछ जाना। मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।